BA थर्ड ईयर। पिछली लेसन में हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति पर विचार किया था। नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी, लेकिन सरकार द्वारा नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया और दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन आयोजित हुआ और इसमें पहली बार कांग्रेस ने जो है पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित करवाया और कांग्रेस कमेटी को यह अधिकार दिया गया कि जब वो चाहे तब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो आरंभ करे। रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को प्रतीक जो है तिरंगा झंडा जवाहरलाल नेहरू द्वारा लहराया गया और यह निर्णय लिया गया कि हर वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके बाद भारत के अंदर सविनय अवज्ञा या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट प्रारंभ हुआ। ये मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लगभग 10 वर्षों बाद जो है ये आंदोलन हुआ और इस आंदोलन को प्रारंभ करने के कई सारे कारण थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कारण ये था कि सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। जब लॉर्ड ब्रेकन हेड ने ये चुनौती दी कि भारतीय एक ऐसा संविधान तैयार करें जो कि सभी को स्वीकार्य हो, और कांग्रेस ने इस चैलेंज को स्वीकार किया था और एक ऐसे संविधान बनाने की कोशिश की गई जो कि सभी के लिए मान्य हो। हाँ, इस नेहरू रिपोर्ट में कुछ शिकायतें कुछ वर्गों की थी भी, लेकिन मोटे तौर पर जो है वो इस रिपोर्ट को स्वीकार जो है वो कर लिया गया। लेकिन इंग्लैंड ने इसको स्वीकार नहीं किया क्योंकि इसमें उत्तरदायी शासन की बात कही और ब्रिटिश गवर्नमेंट अभी उत्तरदायी सरकार देने के मूड में बिल्कुल नहीं। उनका जो रवैया था वो वैसे ही दमनकारी रवैया था और जब उन्होंने आउटराइट नेहरू की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया तो भारतीयों के सामने आंदोलन के सिवा कोई चारा नहीं था, क्योंकि जो दमनकारी नीति की सरकार की वो एज चल रही थी। आर्थिक शोषण जो हो रहा था भारत का वो भी चल रहा था और किसी प्रकार की रियायत या कांग्रेस की किसी भी मांगों को स्वीकार नहीं किया जा रहा। तो कांग्रेस के पास और कोई चारा नहीं था आंदोलन करने के सिवाय और वही उन्होंने। दूसरा जो कारण था वो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। 1929 और 31 की अवधि में पूरे विश्व में जो है वो इकोनॉमिक डिप्रेशन या आर्थिक मंदी का दौर है और नेचुरल था कि जब विश्व में आया तो भारत में भी आना था। पर भारत में समस्या ये थी कि भारत के जो आम श्रमिक और नागरिक और व्यापारी थे वो वैसे ही त्रस्त थे और इस मंदी के कारण कीमतों में भारी वृद्धि होगी, खाने की कीमतों में जो है वो बेतहाशा वृद्धि होगी। इससे ये हुआ कि ये सरकार के विरुद्ध जो है वो तीव्र असंतोष व्याप्त हो गया। तीसरा जो प्रमुख कारण इस आंदोलन के प्रारंभ का था वो जो सरकार की उसकी जो शोषणकारी आर्थिक नीतियां थी वो इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेवार थी, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की नीतियां थी जो कि हमने पहले वाले लेक्चर्स में मैंने बताया था कि किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऐसा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के अंदर तैयार किया था जो कि सिर्फ अंग्रेजी व्यापार और अंग्रेजी व्यापारियों के लिए ही लाभदायक था। भारतीय कृषकों के लिए, भारतीय व्यापारियों के लिए ऐसी नीतियां बनाई गई थी जो कि हानिकारक। इससे ये था कि इंग्लैंड का व्यापार बढ़ता था, इंग्लैंड के व्यापारियों को
बहुत ही सोचनीय है। फिर एक कारण भारत के अंदर जो है वो हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ब्रिटिश की जो औद्योगिक नीति थी उसमें उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से चूस लिया, उसका शोषण कर लिया। 1930 के दशक से आते आते जो है भारत में जो कृषक थे वो उनकी फसलें चौपट हो गई, कृषि के लिए उनके पास साधन नहीं थे, जो श्रमिक थे वो बेरोजगार हो गए, फैक्ट्री में उत्पादन नहीं हो रहा था और इस विपन्नता से बाहर आने के कोई उपाय जो है वो लोगों को दिखाई नहीं दे, क्योंकि सरकार की नीतियाँ ऐसी थी जो सामान्य श्रमिक होता था वो दिन भर हाथ और मेहनत करता है, चाहे वो श्रमिक जो है अर्ण अवस्था में जो है वो जूट या कपड़ा या किसी फैक्ट्री में काम करता था, तो दिन भर काम करता था और उसके बाद भी उसको आधा पेट रोटी नसीब होती। तो ऐसी जब स्थिति थी और फिर इसमें धीरे धीरे करके श्रमिक वर्ग के अंदर जो है वो असंतोष उत्पन्न हो गया और उन्होंने हिंसा जो है संगठित होकर जब विरोध होता है सरकार के और बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि जब तक मनुष्य या ये मानव प्रवृत्ति है कि जब तक उसको भरपेट खाने को नहीं मिलता है तब तक वो विरोध होता है, लेकिन जब ऐसी स्थिति हो जाती है कि उसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती और उसको पता था कि सरकार उसके लिए जिम्मेवार है और सरकार उसको सुधारने के लिए भी जो है वो कुछ नहीं करेगी, तो ऐसे में जो है वो सभी लोग विद्रोह कर सड़क पर उतर और जब भावनाएं ज्यादा विस्फोटक हो जाती हैं और चूंकि सरकार की भी दमनकारी नीति थी तो इस कारण से जो है वो ये स्वाभाविक था कि आंदोलन जो है हिंसक हो सकता था। ये तो जो इमीडिएट कारण थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के, और गांधी जी ने फिर भी इस आंदोलन को प्रारंभ होने से पहले समझौते का प्रयास किया। उन्होंने लॉर्ड इरविन को 2 मार्च 1930 में पत्र लिखा और उसमें उन्होंने उल्लेख किया कि यदि सरकार इन मांगों को नहीं मानती है तो आंदोलन किया जाएगा। 12 मार्च को नमक कानून का या सॉल्ट लॉ का उल्लंघन किया जाएगा और जो मांगे गांधी जी ने रखी वो पहली मांग ये थी कि रुपए की विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग और 4 पेंस की जाए। दूसरी थी लगान जो वसूल किया जाता है किसानों से उसको आधा कर दिया जाए। तीसरा सैनिक जो खर्चा सरकार करती थी उसको आधा किया जाए, क्योंकि जो पैसा था वो युद्ध में या सैनिकों के ऊपर खर्च किया जा रहा था वो किसी प्रोडक्टिव कार्य में या विकास में लगाया जा सकता था। फिर सिविल सेवा के अधिकारी हैं उनका वेतन जो है वो आधा किया जाए, रक्षात्मक शुल्क लगाया जाए, तटीय यातायात रक्षा विधेयक पारित किया जाए, गुप्तचर विभाग को समाप्त किया जाए और उस पर सार्वजनिक नियंत्रण हो। भारतीयों को आत्मरक्षा आग में अस्त्र रखने के लिए लाइसेंस मिलने चाहिए, क्योंकि अभी भारतीयों को अस्त्र रखने के लाइसेंस नहीं। तो गांधी जी ने मांग की कि आत्मरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए उनको जो है वो अस्त्र शस्त्र रखने की अनुमति दी है और नमक पर सरकारी जो इजारेदारी है और जो टैक्स है सॉल्ट टैक्स है उसको जो है वो समाप्त किया जाए। फिर नशीली वस्तुओं का विक्रय जो है वो बंद किया जाए, जिससे कि जो युवा है वर्ग है भारत के अंदर उसको नशीली प्रवृत्तियां जो हैं विकसित ना हो। और 11वीं मांग थी कि कुछ समस्त राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए जो कि हत्या के आरोप में उनको दंडित नहीं थे, जिनके ऊपर कोई क्रिमिनल ऑफेंस का चार्ज नहीं है, उन सभी बंदियों को रिहा किया। और जैसा कि माना जा रहा था वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने गांधी जी के पत्र पर कोई संतोषात्मक उत्तर नहीं दिया, तो गांधी जी ने एक बार आखिरी कोशिश की और उन्होंने वाइसरॉय से मिलने की कोशिश की
वो चाहते थे कि वो वाइसरॉय को मिलकर जो है वो समझाने और अपनी मांगे मनवा ले, जिससे कि आंदोलन करने की आवश्यकता न पड़े। लेकिन वाइसरॉय ने गांधी जी से मिलने से मना कर दिया और गांधी जी के पास अब आंदोलन